नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संसद में आजकल जबरदस्त माहौल गर्म होने लगा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मुगले आजम का वो डायलॉग याद दिला दिया है। उसमें कहता है, अनारकली से कहते हैं अकबर कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे अनारकली। जब दोनों नेता बोलते हैं तो मुझे लोकसभा अध्यक्ष के चेहरे को देख के बड़ा तरस आता है। उनकी गद बना दिया इन दोनों नेताओं ने। मैं रोड शो करता हूँ अभय दुबे जी के साथ, जाने वाले पत्रकार एबीपी पे आते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े पत्रकार है। मैंने उनसे पूछा, ये सलीम अनारकली का डायलॉग लेके पूछा उनसे कि क्या लगता होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में अभी भी डूबे हुए हैं। उनका दावा है कि भाजपा दिन पर दिन अपना नुकसान कर रही है और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का कार्ड चलने वाला नहीं है। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी भी हिंदुत्व को गरमाने की कोशिश की जा रही है। कांवड़िया कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम अराजकता कर रहे हैं, तब भी योगी सरकार कांवड़ियों को प्रमोट कर रही है। उनके नेम प्लेट को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ और अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बिल आ गया, तो अभी भी हिंदू लाइन पे है। अभय दुबे जी का क्या कहना है, ये बातचीत मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। लोकसभा के अध्यक्ष बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। कुछ लोकसभा अध्यक्ष याद रह गए। सोमनाथ चटर्जी भी उनमें से एक थे। अपनी पार्टी के की बात नहीं मानते थे क्योंकि एक चेयर की गरिमा होती है। देश के जनमानस में ये बात लगातार बढ़ती चली जा रही है, मानने लगे हैं वो कि मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और राहुल गांधी ने तो शायद कसम खा रखी है कि लोकसभा अध्यक्ष को ना हंसने देंगे और ना रोने देंगे। वो एक नए सिरे से ऐसी खिंचाई करते हैं। वो मुगले आजम पिक्चर देखी थी मैंने, उस जमाने का डायलॉग था, सलीम तुझे जीने नहीं देगा अनारकली, सलीम तुझे मरने नहीं देगा अनारकली, हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो वही कुछ कुछ स्टाइल चल रहा है। अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए जब जाति वाली बात पूछी अनुराग ठाकुर ने, अखिलेश यादव ने बहुत करारा जवाब दिया। इन दोनों की जो जुगलबंदी है संसद में जो हो रहा है, आपका क्या मानना है कि क्या क्या संकेत देखिए, दिया? बहुत दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी ही दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे और उसमें ज्यादा जाहिर है कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पे भी बहुमत पे पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस का योगदान उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, जो सारे देश में स्थिति है, जो घटनाओं का प्रवाह है, समय का जो प्रवाह है, वो उसी दिशा में जा रहा है, वक्त उसी दिशा में जा रहा है। और इसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, मोहन भागवत, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये मैं आपके चैनल पे एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए आज। हाँ, करते नहीं है आप आमतौर पर भविष्यवाणी, आप करते देखिए, साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। प्रतिदिन इन लोगों की लोकप्रियता, अखिलेश की, राहुल गांधी की और टीएमसी के जो लोग बोलते हैं, ममता बनर्जी की, स्टैलिन की, इन सबकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस एक ही व्यक्ति इसकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जल्दी ही इसका कोई ना कोई सर्वे आएगा और सर्वे में मेरी बात की तस्दीक होगी, मैं आपको अभी से कहता हूं। उसकी वजह यह है कि 4 जून के बाद में विपक्ष ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो, और भाजपा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो उसके लिए फायदेमंद हो। ये ऐसी स्थिति मैंने बहुत देखी नहीं है। आमतौर पर स्थितियां जो होती हैं मिली जुली होती हैं, कुछ इनका होता है, कुछ उनका होता है। यहाँ पे पलड़ा केवल एक ही पक्ष का भारी है। और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी बजट के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, वो उसकी गोट पूरी तरह पिट चुकी है। अग्निवीर के बारे में आज मैंने मेजर जनरल विशंबर दयाल को, आप भी उन्हें कभी अपने चैनल पे जरूर बुलाइए, और कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य को, और एक और ब्रिगेडियर थे उनको, उन सबको बोलते हुए अग्निवीर के ऊपर सुना। मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को सुनने के बाद में मुझे तो नहीं लगा कि अग्निवीर योजना एक पल के लिए भी रहनी चाहिए। इसको तुरंत कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, और जिन लोगों को अग्निवीर के तौर पर अभी फौज में कमीशन मिला है, उनका कमीशन परमानेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी बात मैं कह रहा हूं।
कांग्रेस ने क्या किया है कि बजट में पूरी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप दी है। रोजगार भी आपको बढ़ाना है, निवेश भी आपको करना है, ताकि अर्थव्यवस्था के इंजन का वो काम कर सके। अभी केवल सरकार ही जो है मतलब वो निवेश कर रही है। अच्छा, भारत के इतिहास में कभी भी निजी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के इंजन का काम किया नहीं है, कभी नहीं किया। ग्लोबलाइजेशन के बाद भी नहीं किया, 1990 के बाद भी नहीं किया, जो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने मिलकर और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने मिलकर जो एक भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, उसके बाद भी नहीं किया। और इस वक्त निजी क्षेत्र इस स्थिति में है भी नहीं। ईमानदारी से कहें, मैं निजी क्षेत्र का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, तो मैं सरकार ने उसके ऊपर जो बोझ डाला है वो गलत बोझ डाला है। जब आपकी फैक्ट्री में बना हुआ माल पूरा बिक ही नहीं रहा है और फैक्ट्री 100% क्षमता से काम नहीं कर रही है, आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप और निवेश करेंगे? अगर संजय जी, अगर किसी व्यापारी का धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, फिर उससे उम्मीद करना कि वो और ज्यादा अपने और ज्यादा दुकानें खोल लेगा। क्यों खोलेगा दुकानें नहीं खोलेगा तो रोजगार, दुकान खोलेगा तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें। बिल्कुल सीधी सी बात है। यही कारण है कि जब स्वामीनाथन अय्यर ने बजट के ऊपर कुछ उद्योगपतियों से विचार विमर्श किया और उनसे पूछा कि सरकार जो आपको सब्सिडी दे रही है उस पर आप कितने लोगों को रखेंगे, सबने एक स्वर से कहा किसी को नहीं रखेंगे, एक व्यक्ति को नहीं रखेंगे। उन्होंने सोमवार रविवार को लिख भी दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात। स्वामीनाथन अय्यर, स्वामीनोमिक्स उनका जो कॉलम है उसमें उन्होंने लिख भी दिया है। तो स्थिति बहुत खराब है। इनके पास कोई तरीका नहीं है अर्थव्यवस्था को उबारने का। ये प्रश्न ये नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी की शक्ल लोगों को पहले पसंद आती थी, आज पसंद नहीं आती है, राहुल गांधी की शक्ल पहले कम पसंद आती थी, आज ज्यादा पसंद आती। ये सवाल नहीं है। ये सवाल मुख्य तौर पर आर्थिक प्रश्न है। और आर्थिक प्रश्न पे मान लीजिए कोई वाहवाही कोई लूट जाए, संसद में भाषणबाजी की प्रतियोगिता हो रही है, लोग कहें बाबा राहुल गांधी ने छक्का मार दिया, नरेंद्र मोदी कैच नहीं ले पाए, राहुल गांधी ने देखो नरेंद्र मोदी ने चौका मारा, राहुल गांधी रोक नहीं पाए, चौका हो गया। ये तो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जमीन पे क्या हो रहा है, जमीन पे रोजगार लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके आधार पर तय होगा कि वोट अगली बार राहुल गांधी के पक्ष में पड़ेंगे कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में पड़ेंगे। 2024 के चुनाव ने यह तय कर दिया है कि हिंदुत्व के सवाल पे वोट नहीं पड़ेंगे। 2024 के चुनाव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने अंतिम रूप से यह तय कर दिया है कि अभी हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। वोट रोजगार के सवाल पर पड़ेंगे, वोट महंगाई के सवाल पर पड़ेंगे, वोट लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है उसके सवाल पर पड़ेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और चूंकि लड़ाई इस तरह की हो गई है, इसलिए विपक्ष सत्ता पक्ष से आगे निकल गया है। और ये उस वक्त तक आगे बना रहेगा जब तक सत्ता पक्ष कोई असाधारण कदम ना उठाकर रोजगार ना देने लगे। और विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष अभी रोजगार दे देना है, अगर नरेंद्र मोदी अभी 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दें, वो राहुल गांधी के हाथ से पहलकदमी छीन लेंगे। फिर राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी शर्त है। अगर नरेंद्र मोदी अगले साल में जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उस वक्त तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दें, समझ लीजिए विपक्ष का खेल खत्म और नरेंद्र मोदी का दूसरा युग शुरू। लेकिन क्या वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो 1 करोड़ नहीं, किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जिन्होंने जिन लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी दी है कि हम तुम्हें इतनी सब्सिडी देंगे, उनमें से कोई एक भी रोजगार नहीं देगा। मोदी जी तो कह रहे थे कि 8 करोड़, उसकी कोई गलती नहीं, उसको रोजगार दे नहीं सकता वो। अबे जी, मोदी जी कह रहे थे हमने 8 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, गिनती गिना रहे थे। देखिए, जो मेरा कहना है कि मेरा कहना है कि इस तरह के झूठे आंकड़े देकर आप अपने जो सामने बैठे रहते लोग, जो आपके समर्थक हैं, जो बुलाए गए हैं, वो तालियां बजा देते हैं। इससे नहीं होता है। हो सकता है नरेंद्र मोदी को वहां तालियां मिल जाएं। नरेंद्र मोदी का मुंह पे कोई खंडन करने वाला नहीं है, कोई आपने 8 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, आप उल्लू क्यों बना रहे हैं। कौन कहेगा उनसे? कोई नहीं कहेगा। किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को समय नहीं है ये कहने का। कौन चक्कर में पड़े नरेंद्र मोदी के मुंह पे ये कहे और झंझट बोल ले? कौन चक्कर में पड़े? सीधी बात यह है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा मसला है जहां लफाजी काम नहीं देती,
जहां झूठे आंकड़े काम नहीं देते। अगर लोगों को जमीन पर आर्थिक प्रगति हो रही है, उनकी जेब में पैसे जा रहे हैं और वो बाजार में निकल रहे हैं खरीदारी करने के लिए, इसलिए फैक्ट्री ज्यादा माल का उत्पादन कर रही है, बाजार में मांग बढ़ रही है। ये सीधा आंकड़ा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हमारी आपकी जेब में पैसे होंगे, यानी हम लोगों ने जो खाना पीना है घर का, बच्चे की फीस वगैरह है, कपड़े लगते हैं, इनके अलावा अगर हमारे पास 10-20 हजार रुपए बचे हुए हैं, तो हम बाजार में जाएंगे, कुछ खाएंगे, खरीदेंगे, कुछ पिएंगे, कुछ घूमने जाएंगे, कुछ टैक्सी करेंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे, कुछ खर्चा करेंगे। तो खर्चा करेंगे, या मान लीजिए एक मकान खरीद लेंगे तो उसको कुछ बनवाएंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। अगर हमारी जेब में पैसे जितने हमें चाहिए उससे भी कम है पैसे, तो हम कुछ भी बाहर खर्च नहीं करेंगे। जब हमारा रियल वेजेस, हमारी जो वास्तविक मेहनताना जब तक हमें पर्याप्त रूप से नहीं मिलेगा और थोड़ा ज्यादा नहीं मिलेगा हमारी जरूरतों से, तब तक उपभोक्ता के रूप में हम बाजार में जाएंगे कैसे? हम नागरिक से उपभोक्ता तभी बनेंगे जब हमारी जेब में पैसा होगा, वरना तो हम जीवन की बुनियादी जो चीजें हैं उन्हीं के लिए संघर्ष करते रहेंगे, लगातार 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी की असली समस्या ये है, इसीलिए मैं कहता हूं पिछले 10 साल में जिस तरह उन्होंने एक जलील तरीन किस्म की सरकार चलाई है, उनकी जो पराजय हुई है और भविष्य में जो पराजय होने वाली है, वो सब इस 10 साल की सरकार के चेहरे पर उसकी इबारत लिखी हुई है। और राहुल गांधी को उसका लाभ मिल रहा है, इसीलिए आज राहुल गांधी की हर बात लोगों को पसंद आ रही है। वो जब बीजेपी तो इशारा करके कहते हैं सब लोग कौरव हैं, ये इन्होंने घेर के अभिमन्यु को मारा था, जब वो ये कहते हैं तो पब्लिक कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है बंदा, ये सब कौरव ही हैं, इन्होंने घेर के अभिमन्यु को मारा था। हाँ, वो अभिमन्यु कौन है उसकी परिभाषा भी कर दी गई है। अभिमन्यु मध्य वर्ग है, अभिमन्यु ओबीसी है, अभिमन्यु दलित है, अभिमन्यु आदिवासी है, अभिमन्यु अग्निवीर है, सबकी उनकी परिभाषा कर दी गई है। तो बिल्कुल तय हो गया है कि अभिमन्यु कौन है और अभिमन्यु को मारने वाले कौन है, ये मैं कहता हूं। आप कह रहे हैं अग्निवीर को बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री पहली बार अग्निवीर की इतनी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोग गुमराह कर रहा है विपक्ष अग्निवीर के नाम पर, अग्निवीर सेना को इतनी बड़ी ताकत दे देगा, अग्निवीर ये कर देगा, अग्निवीर वो कर देगा, अग्निपथ इतना बढ़िया है। प्रधानमंत्री ने कसीदे पढ़ दिए अग्निपथ के। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मुंह पे कसीदे पढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर ये जांच करवा रहे हैं अग्निवीर की, अंदर ही अंदर ये अपने समर्थक अफसरों द्वारा, अपने एक्सपर्ट्स द्वारा ये जांच करवा रहे हैं कि भैया इसका क्या किया जाए। बस कम से कम मेरा मानना और मेरी जानकारी तो ये है, ये दुतरफा काम हो रहा है। ऊपर तो कसीदे पढ़े जा रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि अग्निवीर को बिल्कुल ठीक समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इस योजना को ट्वीक कैसे किया जाए, और अगर ट्वीक ना किया जाए तो वापस लेना पड़ेगा। देखिए, अग्निवीर का मामला दोनों सिरों पे अभी खुला हुआ है। प्रधानमंत्री के बयानों से हम भ्रमित ना हो, ये अंदर ही अंदर सरकार में तैयारी चल रही है कि क्या किया जाए। अचानक एक दिन हो सकता है नरेंद्र मोदी प्रकट हो और कहे कि भाई अग्निवीर योजना लोगों को समझा, जैसे उन्होंने किसानों के बारे में कहा था कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई, हम किसानों को नहीं समझा पाए, हम वापस लेते हैं तीनों कानून। अग्निवीर योजना भी वापस ले लेंगे। अबे जी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसे मुझे याद आ रहा है उस समय चुनाव से पहले अग्निवीर वापस ले सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव से पहले मुझे भी लग रहा है, मैं यही बात कह रहा था आपसे कि मुझे उन पे तरस आ रहा है। गोदी मीडिया के कुछ एंकर जो किसान जब बिल आए थे तो कह रहे थे, वो घंटों घंटों शो करते थे कि देश का इतिहास बदल दिया और देश में तो इतना क्रांति कभी हुई नहीं, मास्टर स्ट्रोक, 3 किसानों के बिल, अब तो किसान का बच्चा सब लोग मास्टर स्ट्रोक। वही एंकर जब वापस ले लिया कृषि कानून बिल तो कह रहे थे योगी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने वापस ले लिया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा जो अग्निवीर की तारीफों में शो कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी, कुछ दिनों बाद हरियाणा चुनाव से पहले सब लोग प्यादे हैं। देखिए, प्यादों की क्या औकात, प्यादे जो हैं वो बादशाह वजीर जैसे कहते हैं उस तरीके से चलते हैं प्यादे। नरेंद्र मोदी बादशाह हैं और उनके वजीर हैं अमित शाह, वो जिस तरह कहेंगे उस तरह गोदी मीडिया के ये एंकर और ये सब लोग चलेंगे। इसलिए उनके ऊपर तो चर्चा करके हम लोगों को समय खराब नहीं करना चाहिए।
मेरा मानना ये है, मुझे लगता ये है कि अगर मोदी को कोई ऐसा कोई तोड़ नहीं मिला। अब देखिए आज कितनी बढ़िया बात हुई कि अनुमा आचार्य ने, कांग्रेस की प्रवक्ता है लेकिन वो एयरफोर्स की अफसर है, और वो उसी स्क्वाड्रन की अफसर हैं जिस स्क्वाड्रन ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि ये जो कहा जा रहा है कि हमने वहां 5% आरक्षण दे दिया, वहां 10% आरक्षण दे दिया, पुलिस में दे दिया, सीआरपी में दे दिया, फलानी जगह दे दिया, ढिकानी जगह दे दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को जो एक आरक्षण देने की एक 5% या कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था, वो आज तक वास्तव में नहीं मिला है। उसके लिए एक कोई मेजर जनरल है, वो अदालत में 2 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन कोई आरक्षण नहीं मिला है। ये सब जो बातें की जाती हैं, ये सब मीडिया के कंजप्शन के लिए होता है। तो आप सोचिए, तो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फौज जो है ना, फौज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है कि वहां पे आप लोगों को भर्ती करें फिर वो दूसरी जगह नौकरी पाने की लाइन में लग जाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, कोई बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। एकदम सही कहा। मतलब ये बात कह के तो उन्होंने और दूसरे ये जो अग्निवीर को हम इतने दिनों में तैयार कर, उन्होंने कहा कि फौज की जो 10 महीने की या जो भी फौज की ट्रेनिंग का समय होता है, उसका वो बहुत रिसर्च करके उस समय निर्धारित किया गया है। कितने दिन हम उसको क्या सिखाते हैं, राइफल चलाना सिखाते हैं, कितने दिन हम उसे टैंक चलाना सिखाते हैं, कितने दिन उसे हम ट्रांसमीटर चलाना सिखाते हैं, कितने दिन क्या चलाना सिखाते हैं, वो सब फिक्स है। आप ये नहीं कर सकते कि अग्निवीर को आप उससे कम बहुत समय में सब कुछ सिखा दें। ये सब फौज को कमजोर कर रहा है बहुत ही। आज तो इतनी खुल के बातचीत हुई है, मेरा तो बहुत ज्ञान बढ़ा उसको बातचीत को सुनते। मैं भी सुन रहा था, देख रहा था कि ये देखिए, इन लोगों का बीजेपी वालों को पता नहीं क्या चक्कर है, इनका सबका कबाड़ा हो चुका है, और ये अपने कबाड़े को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा उसको संगीन बना रहे हैं, और नुकसानदेह कर रहे हैं। इनको चाहिए कि फौरन अपनी तमाम नीतियों पर पुनर्विचार करें, उसमें संशोधन करें, जनता से माफी मांग लें, तो उससे जनता उन्हें माफ कर देगी। कोई नेता अगर जो नेता पहले जनता का रहनुमा रह चुका हो, अगर वो गलती करता है, माफी मांगता है, कहता है ठीक है भाई गलती कर दी इसने, मान रहा है सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उसे माफ कर देगी। मोदी जी भी कह सकते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई इसलिए मैं अग्निवीर वापस ले रहा हूँ। ये नहीं कहना, इन्हें कहना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई अग्निवीर योजना लाके, अग्निपथ योजना लाके। तपस्या नहीं होगा यहाँ पे, वो करना पड़ेगा। देखिए इन लोग, मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने किसान बिल वापस लिए तीनों, लेकिन उन्होंने तोहमत डाली किसान समझ नहीं पा रहे। मोदी का तर्क ये था कि हमने समझाने की कोशिश की, किसान समझ नहीं पाए, इसलिए मैं वापस दे रहा हूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सारे किसान मोदी के खिलाफ हो गए। जब आप माफी मांगते हैं तो माफी जो है इफ्स एंड बट्स के साथ में, किंतु परंतु के साथ नहीं मानी जाती। सही बात है। हाथ जोड़ घुमाया था, मुझसे गलती हो गई, हमें आप क्षमा कीजिए, बस बिल्कुल सही। 2 बार बोले जाते हैं केवल, हमसे गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए, आगे से हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। किंतु परंतु आपने ऐसा कहा था, हमने ऐसा कहा था, ये कोई बहस नहीं है। क्षमा मांगना बहस करना नहीं है। सही बात है, कोई मैदान नहीं है ऐसा जिसमें मांगी जाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही कवायद जारी है। पहले कावड़ यात्रा पे एक डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की गई योगी जी द्वारा कि कम से कम हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट हो, और आज कल यूपी के विधानसभा में लव जिहाद, मतलब वो अभी भी कावड़ लव जिहाद, इससे आगे जा ही नहीं रही उत्तर प्रदेश सरकार, तो अभी भी उसी इसीलिए आमतौर पर तमाम पत्रकार लोग जो निष्पक्ष किस्म के, वो मान रहे हैं कि बीजेपी 350 सीट हारेगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 350 से 350 सीट के बीच हारेगी, क्योंकि ये जो रवैया है ना, कि उन्हें पता ही, जब तक आप ये नहीं स्वीकार करेंगे कि आप चुनाव क्यों हारे, तब तक आप हारते ही रहेंगे। ये बहुत, देखिए ये सब ये जो कर रहे हैं लव जिहाद और वो कांवड़ यात्रा वगैरह कर रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसमें जीत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। दरअसल वोटरों का मन जीतने के लिए कर भी नहीं रहे ये। उन्हें भी पता है कि अभी वोटरों का मन जीतने के लिए हम नहीं कर रहे। आज मेरी समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी से मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि भाई आप उपचुनाव जो होंगे उसमें 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की हैं, 3 उसमें बीजेपी की हैं, 1 राष्ट्रीय लोकदल की है और 1 निषाद पार्टी की सीट है। तो उनका कहना यह था कि हमारी 5 सीटें तो कोई जीत ही नहीं सकता है, वो तो हम बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे, और हम राष्ट्रीय लोकदल की भी 1 सीट छीन सकते हैं। तगड़ा काफी विश्वास था।
और बीजेपी से भी हम 2 सीटें छीन सकते हैं, ये उनका कहना। तो परिस्थितियां जो हैं वो इन लोगों के पूरी तरह खिलाफ जा चुकी हैं। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि उपचुनाव के नतीजे जो आएंगे उनके आधार पर हम भविष्य का अनुमान लगाएं। अगर विपक्ष के पक्ष में जाते हैं, सत्ता पक्ष के पक्ष में जाते हैं, फिर भी मैं उनको वो मानक स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि उनकी वजह से ये होगा। असली लड़ाई, असली फैसला तो जो 3 विधानसभाओं के चुनाव इस साल होने वाले हैं उसके नतीजों के आधार पर होगा। फिर अगले साल फिर जो 3 विधानसभाओं के चुनाव होंगे उसके नतीजों के आधार पर होगा। और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि 2026 शुरू हो जाएगा। यानी 2026 शुरू होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के लिए पूरी पेशबंदी शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कल पार्लियामेंट में कस के धोया, कहा कि हिम्मत नहीं हो रही है, मोदी शाह का नाम नहीं लिया लेकिन कह दिया कि हिम्मत नहीं हो रही है, जिन्होंने यूपी को हराया उनको हटा के दिखा दो, तो वो नमस्ते भी नहीं करते तुमको। मतलब जो अखिलेश यादव का जो ये डायलॉग था वो कितना बुरा लगा हुआ कि खुलेआम कह रहे हैं कि योगी तुम्हें नमस्ते भी नहीं करते। वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है ना कि योगी ने नमस्ते नहीं करी अमित शाह को, मोदी को। अब आप देखिए अखिलेश जी का भाषण तो बहुत अच्छा था, मैंने सुना। जो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर जो आक्षेप किया कि जिसे अपनी जात का नहीं पता वो आदमी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, मैं ये कहता हूं कि ये कह के अनुराग ठाकुर ने अपने पैरों पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। इतनी ज्यादा हमदर्दी राहुल गांधी को उनके इस डायलॉग के कारण मिलेगी जिसकी वो अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया कि इन्होंने मुझे गाली दी है लेकिन मैं इनसे माफी नहीं मांग, ये नहीं कह रहा हूं कि आप माफी मांगिए, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मुझे बहुत ही लोग गालियां दे रहे हैं लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि कोई माफी मांगे, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। ये जो डायलॉग का एक्सचेंज हुआ है, ये एक्सचेंज पूरी तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में गया है। जिसने भी ये बहस सुनी होगी वो राहुल गांधी का मुरीद हो गया होगा। देखिए राहुल गांधी के वोटर, उनके समर्थक प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस चीज को बीजेपी वाले तब समझेंगे जब उनके पैरों के तले जमीन पूरी तरह खिसक चुकी होगी। ये बात तो सही है। अखिलेश यादव को कितना गुस्सा आया। अखिलेश यादव बोले कि आपने पूछी कैसे जाति राहुल गांधी की, मतलब एक तरह की हिम्मत कैसी हुई आपकी जाति पूछने की। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। ये और मैं राहुल बता रहा हूँ पूरा जिस तरह से अखिलेश का भाषण और अनुराग ठाकुर का भाषण और राहुल गांधी ने उसके ऊपर जवाब दिया, मैं बताऊं हर चीज 4 जून के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं किया विपक्ष ने जो उसके खिलाफ जाता हो। पूरी तरीके से ये जो अनुराग ठाकुर ने कहा है ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। गया आप संसद में खड़े होकर किसी व्यक्ति के ऊपर ये कहें कि जिसे अपनी जाति का नहीं पता वो इस तरह की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना का सवाल कोई हमारी कौन सी जाति है इससे थोड़ा तय होता है। मैं जातिगत जनगणना का समर्थक हूँ कि मेरे नाम के साथ मेरा जात सूचक नाम लिखा हुआ है दुबे, सब लोग जानते हैं कि ये दुबे है और ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें जातिगत जनगणना की मांग करने का अधिकार ही नहीं है या उसके पक्ष में तर्क देने का अधिकार नहीं है। ये सब लोग जो कर रहे हैं, ये लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक गलतफहमी है। वो गलतफहमी ये है, वो ये मानते हैं कि सदन में जो भाषणबाजी की प्रतियोगिता होती है उसको अगर हम जीत जाएं किसी तरीके से तो हमको फायदा हो जाएगा। ये मसला दूसरा हो गया है पूरी तरह। पिछले 10 साल में ये सब होता रहा है, इससे उनको गलतफहमी हो गई है, मुगालता हो गया है उन्हें। मसला ये हो गया है कि आप सदन में कुछ भी कहते रहें, आप वहां अपनी गोटी लाल कर लें, आप विपक्ष को परास्त कर दें, लाजवाब कर दें, उसको चुप करा दें। सवाल यह है कि जमीन पर क्या हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है, अग्निवीर योजना का क्या हो रहा है, ये प्रश्न है केंद्र में। जिस तरह अनुराग ठाकुर ने कहा उससे फिर अहंकार की बू नहीं आती। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यही था कि भाजपा के नेताओं के अंदर अहंकार बहुत आ गया, घमंड बहुत आ गया। देखिए जब इनका बहुमत गया था उससे अगर इनके अंदर विनम्रता आ जाती और ये झुक के स्वीकार कर लेते कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम उन गलतियों को सुधारेंगे और जनता ने हमें दंड दिया है, और जरूरी नहीं इन शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं कह रहा हूं, और दूसरे शब्द हो सकते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रिकवरी की गुंजाइशें खुलती। उन्होंने कहा नहीं हम तो जीत गए हैं, कांग्रेस हार गई है, कांग्रेस को तो 99 सीटें मिली हैं, हमको तो 240 सीटें मिली हैं और हम जो जैसे पहले सरकार चला रहे थे उसी तरह चलाते रहेंगे, सब ठीक है। तो ये सब जो डींगे मार रहे हैं, डींगे मारने का उनको बहुत नुकसान होगा।
अच्छा, ये राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर नहीं रुकेंगे, ये ऐसा देखने में भी आया। मोदी जी सदन में इतना रहते क्यों नहीं है? क्यों छोड़ देते हैं सदन वो? भाई मोदी जी 10 साल में जो होता था केवल अपने भाषण देने के लिए सदन में आते थे। बड़ी शान के साथ वो धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए सदन में घुसते थे। फिर वो बड़ा इतरा के अपनी सीट पे बैठे रहते थे। फिर वो जो नोट करके लाते थे, लगातार अपना भाषण देते थे और बीजेपी के लोग मेजें बजा-बजा के उसका स्वागत करते थे। फिर मीडिया में उसकी वाहवाही होती थी। आप केवल इसी से अंदाजा लगाइए जब मोदी जी बनारस अपना पर्चा भरने के लिए गए तो उन्होंने 6 घंटे लंबा एक रोड शो किया। सारे टीवी चैनलों ने पूरे 6 घंटे तक उसका लाइव टेलीकास्ट किया। मैं तो पूछता हूँ अक्सर टीवी चैनलों में, क्यों भाई जो लाइव टेलीकास्ट किया था वो याद नहीं आ रहा है? और बहुत सारे रिपोर्टरों ने बिल्कुल इस तरह से उसकी रिपोर्टिंग की जैसे कि वो कोई ईश्वर धरती पे उतर आया हो और उसकी आराधना कर रहे हैं। आज लोगों को याद नहीं है, वो 6 घंटे का रोड शो जो है ना, वो लोगों को बार-बार याद दिलाना चाहिए। आप ना वो बिल्कुल जले पे नमक छिड़क देते हैं पत्रकारों के। उनको दर्द दे देते हैं कि वो कहाँ चला गया बनारस। आज कहाँ वो अखिलेश यादव ने कहा कि वोट का भी तो दर्द याद होना चाहिए। 5 लाख वोटों से जीते थे, 10 लाख से जीतने की उम्मीद थी, 1.5 लाख वोटों से जीते केवल। और कहा कि जिसने हराया उससे इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। बहुत दर्द होता होगा, ये सारे भाषण मोदी को, शाह को बहुत दर्द देते होंगे ना? नहीं, दिक्कत की बात क्या है कि इन लोगों का जो अहंकार था, जिस तरीके से ये शेखीखोरी करते थे, वो सब अभी भी जारी है, इसीलिए इनको नुकसान होगा। हर पार्टी जब चुनाव में धक्का लगता है, तो वो उससे उबर सकती है, बशर्ते वो असलियत को पहचान ले, बदलते हुए वक्त को पहचान ले। उबरना चाहे तो। उबरना चाहे तो, वो ये तैयार नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मजा आता रहेगा, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी और आपने सुना कितनी विस्तार के साथ ये बातचीत। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।